आजकल हम देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मॉडल्स रिसर्च से लेकर रोजमर्रा की कोडिंग तक हर जगह छाए हुए हैं। बिल्कुल। मतलब जब भी इन मॉडल से कोई सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब इतने भारी कॉन्फिडेंस से भरा होता है कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें दुनिया की हर चीज का एकदम सटीक ज्ञान है। हाँ, वो जो अति आत्मविश्वास होता है ना उनका। सही कहा। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या होता है जब किसी एआई को जानबूझकर कोई बिल्कुल बेतुका मतलब पूरी तरह से तर्क रहित या निरर्थक सवाल दिया जाए, जिसे हम नॉनसेंस कहते हैं। बिल्कुल नॉनसेंस। क्या वो मॉडल उस गलती को पकड़ पाता है या फिर वो अपने उसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उस गलत जानकारी को सच मानकर एक लंबा चौड़ा जवाब दे देता है? यही तो आज के समय की सबसे बड़ी पहेली है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी दिलचस्प विषय को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास पीटर गोस्टफ द्वारा बनाया गया एक बहुत ही शानदार गिटहब प्रोजेक्ट है। पीटर गोस्टफ, राइट। हाँ, जिसका नाम है बुलशिट बेंच। और हम इसके सबसे ताज़ा V2 अपडेट पर बात कर रहे हैं, जो अभी 2 मार्च 2026 को ही जारी हुआ है। ये बहुत ही रीसेंट और महत्वपूर्ण अपडेट है। एकदम। तो इस पूरे विश्लेषण का मुख्य मिशन ये समझना है कि ये बेंचमार्क काम कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी बात ये एआई के आईक्यू को नहीं बल्कि उसके कॉमन सेंस को कैसे मापता है। देखिए, ये विषय आज के समय में सचमुच बहुत बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। सूचनाओं की अधिकता वाले इस युग में जहां हर तरफ डेटा ही डेटा है, वहां सबसे बड़ी चुनौती जानकारी हासिल करना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है उस जानकारी की सटीकता को परखना। जब मेडिकल डायग्नोसिस, लीगल ड्राफ्टिंग या फिर जटिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए एआई पर निर्भरता बढ़ रही है, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या एक एआई मॉडल अपनी सीमाओं को पहचानता है। क्या वो ये कह सकता है कि उसे नहीं पता? बिल्कुल। क्या वो एक टूटे हुए आधार यानी ब्रोकन प्रेमिसेस वाले सवाल को देखकर यह कह सकता है कि भाई ये सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है? एक स्मार्ट एआई वो नहीं है जो हर बेतुकी बात का जवाब गढ़ दे। हाँ, जो बस कुछ भी आउटपुट जनरेट कर दे। सही कहा। असली स्मार्टनेस वो है जो गलत धारणाओं को खारिज कर सके। और बुलशिट बेंच इसी क्षमता को मापने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मैं कहूँगा पारदर्शी तरीका लेकर आया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस बुलशिट बेंच के मूल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बेंचमार्क मुख्य रूप से यही टेस्ट करता है कि मॉडल बकवास को कितनी अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं। बिल्कुल। इस परीक्षण के नतीजों को मापने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियां या पैमाने बनाए गए हैं। पहला है स्पष्ट अस्वीकृति या जिसे क्लियर पुशबैक कहा गया है, जिसे डेटा में ग्रीन प्रतिशत के नाम से दिखाया गया है। हाँ, ग्रीन परसेंटेज। मान लीजिए कोई कोडर एआई से पूछता है कि पाइथन में HTML कंपाइल करने का इनबिल्ट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करें, जो कि होता ही नहीं है। राइट। तो ग्रीन श्रेणी में एआई साफ तौर पर कह देगा कि देखिए पाइथन में ऐसा कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता, आपका सवाल तकनीकी रूप से गलत है। ये तो हो गया आइडियल रिस्पॉन्स। एकदम। फिर दूसरा पैमाना है आंशिक चुनौती यानी पार्शियल चैलेंज, जिसे एम्बर प्रतिशत कहा गया है। इसमें मॉडल समस्या की ओर इशारा तो करता है, लेकिन फिर भी उस गलत आधार के साथ आगे बढ़ जाता है। और तीसरा पैमाना है स्वीकृत बकवास या एक्सेप्टेड नॉनसेंस, जिसे रेड प्रतिशत कहा गया है। यहाँ मॉडल उस बेतुके सवाल को पूरी तरह सच मान लेता है और बिना किसी झिझक के पाइथन में HTML कंपाइल करने का कोई मनगढ़ंत कोड लिख कर दे देता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इन तीनों श्रेणियों में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो रेड नहीं बल्कि एम्बर प्रतिशत है। अच्छा, रेड ज्यादा खतरनाक नहीं है? अगर हम एआई के आर्किटेक्चर को गहराई से समझें तो एम्बर श्रेणी सबसे खतरनाक होती है। ऐसा क्यों? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि रेड श्रेणी जहां मॉडल पूरी तरह से बकवास कर रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन असल में जब कोई मॉडल रेड श्रेणी का जवाब देता है तो वह इतनी बड़ी बकवास होती है कि कोई भी पेशेवर इंसान उसे तुरंत एक झटके में पकड़ लेगा। हाँ, कोई भी डेवलपर देखकर समझ जाएगा कि ये तो कुछ भी लिख रहा है। बिल्कुल। समस्या एम्बर श्रेणी के साथ है। एआई मॉडल्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वे हमेशा यूजर की मदद करें। इसे तकनीकी भाषा में हेल्पफुलनेस कहते हैं। वो जो हमेशा खुश करने वाली बात होती है। हाँ, तो जब एक मॉडल एम्बर प्रतिक्रिया देता है तो वो पहले एक छोटी सी चेतावनी देता है, जैसे वो कहेगा पाइथन सीधे HTML कंपाइल नहीं करता, और इससे पढ़ने वाले को लगता है कि मॉडल ने विषय का गहरा विश्लेषण किया है। ओह, तो वो एक झूठा भरोसा दिला देता है। एकदम सही। और उसके ठीक बाद मॉडल कहता है
लेकिन आप इस तरह का एक कस्टम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और फिर वो एक ऐसा कोड दे देता है जो असल में काम ही नहीं करेगा। बाप रे! ये ऐसा लगता है कि एआई ने कोई बहुत स्मार्ट वर्क अराउंड निकाला है, जबकि असल में वो उसी गलत आधार पर काम कर रहा होता है। ये भ्रम प्रोफेशनल्स के लिए मतलब बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। मॉडल का वो जो पीपल प्लीजर वाला स्वभाव है ना, वो असल में उसकी सटीकता पर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम बुलशिट बेंच के इस ताज़ा V2 अपडेट की बात करें तो इसमें टेस्ट का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया गया है। हाँ, मैंने देखा कि इसमें काफी नए सवाल जोड़े गए हैं। जी, इस नए अपडेट में कुल 100 नए निरर्थक या नॉनसेंस प्रश्न शामिल किए गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई रैंडम सवाल नहीं है, इन्हें 5 विशिष्ट प्रोफेशनल क्षेत्रों में यानी डोमेन्स में बांटा गया है। डोमेन स्पेसिफिक टेस्टिंग। दिल में 15, चिकित्सा में 15 और भौतिकी में 15 प्रश्न रखे गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये विभाजन हमें ये बताता है कि आज के समय में एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सॉफ्टवेयर में 40 सवालों का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। आज टेक इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा कोडर या डेवलपर होगा जो किसी न किसी रूप में एआई को-पायलट या कोडिंग असिस्टेंट का उपयोग ना कर रहा हो। हाँ, गिटहब को-पायलट और कर्सर तो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। रोज नए फ्रेमवर्क्स, नई लाइब्रेरीज आती रहती हैं। ऐसे में अगर कोई एआई किसी कोडर को पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी ऐसे डेटाबेस या फ्रेमवर्क का कोड लिखकर दे दे जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पूरा प्रोजेक्ट ही लटक जाएगा। क्रैश हो सकता है, घंटों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसीलिए सबसे सख्त टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डोमेन में की गई है। और बाकी फील्ड्स का क्या? इसके अलावा मेडिकल और लीगल क्षेत्रों में 15-15 सवालों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक गलत कोड शायद सिर्फ एक सॉफ्टवेयर क्रैश करेगा, लेकिन अगर कोई एआई किसी डॉक्टर को ऐसी दवा का सुझाव दे दे जो असल में किसी और ही बीमारी की है, उफ, वो तो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। या किसी वकील को ऐसे कोर्ट केस का हवाला दे दे जो कभी लड़ाई नहीं गया, इसके परिणाम सीधे तौर पर असल जिंदगी में विनाशकारी हो सकते हैं। इन डोमेन्स में एआई का रेड या एम्बर रिस्पॉन्स देना महज एक तकनीकी बग नहीं है, वो एक रियल वर्ल्ड रिस्क है। बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड रिस्क है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन्हीं रिस्क्स को टेस्ट करने के लिए इन 100 सवालों को बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। मैंने सोर्स में पढ़ा था कि इन्होंने कुछ खास तकनीकें इस्तेमाल की हैं। हाँ, जब हम दस्तावेजों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इन सवालों में बकवास को शामिल करने के लिए 13 अलग-अलग तरीके या तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। ये सिर्फ ये पूछने तक सीमित नहीं है कि आसमान हरा क्यों है। वो तो बहुत बेसिक हो गया। हाँ, इसमें कुछ बहुत ही जटिल और अनोखी तकनीकें हैं। उदाहरण के लिए एक तकनीक है प्लॉजिबल नॉन एग्जिस्टेंट फ्रेमवर्क। इसका मतलब एक ऐसा ढांचा या टूल जो सुनने में बिल्कुल असली और लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में उसका कोई वजूद ही नहीं है। ओह, फैब्रिकेटेड टूल्स। जी, मान लीजिए एआई से पूछा जाए कि रिएक्ट में वर्चुअल डोम सिंक प्रो लाइब्रेरी को कैसे इम्प्लीमेंट करें। सुनने में ये किसी असली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जैसा ही लग रहा है ना? कोई भी डेवलपर धोखा खा जाए। एक और तकनीक है मिसअप्लाइड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें एक बिल्कुल सही वैज्ञानिक या तकनीकी सिद्धांत को किसी ऐसी जगह लागू कर दिया जाता है जहां उसका कोई तुक ही नहीं बनता। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है मॉडल्स को कंफ्यूज करने का। और इन तकनीकों में जो सबसे दिलचस्प मुझे लगी वो है नेस्टेड नॉनसेंस और स्पेसिफिसिटी ट्रैप। इनके बारे में थोड़ा और बताइए। नेस्टेड नॉनसेंस कैसे काम करता है? नेस्टेड नॉनसेंस का मतलब है बकवास के अंदर बकवास को छुपाना, जैसे इंसेप्शन मूवी में था। बिल्कुल वैसे ही। इसमें सवाल का पहला हिस्सा कोई बहुत ही सामान्य और सही बात कहता है, जिससे एआई को लगता है कि सवाल ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे हिस्से में पूरे तरह से गलत धारणाएं घुसा दी जाती हैं। तो एआई पहले हिस्से को सच मानकर आगे की जांच करना बंद कर देता है। सही कहा। एआई पहले हिस्से को देखकर अपना गार्ड नीचे कर लेता है और बाकी की बकवास को भी सच मान लेता है। और ये स्पेसिफिसिटी ट्रैप क्या है? नाम से ही काफी खतरनाक लग रहा है। ये तो और भी ज्यादा चालाकी भरा है। इसमें सवाल के अंदर इतनी ज्यादा बारीक, तकनीकी और जटिल जानकारी दी जाती है, जैसे कि बहुत सारे वर्जन नंबर्स, अजीब से पैरामीटर्स और लंबे लंबे कोड स्निपेट्स। मतलब ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। एकदम। और होता यह है कि एआई उन छोटी छोटी डिटेल्स को प्रोसेस करने में इतना उलझ जाता है
कि वो भूल ही जाता है कि सवाल का मुख्य आधार ही पूरी तरह से गलत है। अरे वाह। वो बारीकियों को सही करने लगता है कि ये वर्जन नंबर गलत है, इसे ऐसे लिखो, और जो मूल बकवास थी उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी को बहुत सारे डेटा में उलझाकर उसकी आंखों में धूल झोंकना। सही उदाहरण दिया। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम लगातार एआई की गलतियां पकड़ने की बात कर रहे हैं, पर ये तय कौन कर रहा है कि एआई का जवाब सही है या गलत? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्या कोई इंसान बैठकर ये सारे 100 सवाल और उनके लंबे चौड़े जवाब चेक कर रहा है? यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इन जवाबों का मूल्यांकन कोई इंसान नहीं कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद 360 सबसे उन्नत और अत्याधुनिक एआई मॉडल जज की भूमिका निभा रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। इस 3 जज पैनल में एंथ्रोपिक का क्लॉड 4.6, ओपनएआई का GPT 5.2 और गूगल का जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू शामिल हैं। सारे के सारे फ्लैगशिप मॉडल्स। मतलब एआई ही एआई का टेस्ट ले रहा है। बिल्कुल, और यही इस बेंचमार्क को इतना स्केलेबल और आधुनिक बनाता है। जब हम क्लॉड 4.6, GPT 5.2 और जेमिनी 3.1 जैसे मॉडल्स को जज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तुम इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन दिमागों, या यूं कहें कि न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये जजेस खुद गलती नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और इसीलिए इसमें एक सुरक्षा कवच रखा गया है। मूल्यांकन के लिए मीन एग्रीगेशन का तरीका अपनाया जाता है। मीन एग्रीगेशन मतलब तीनों का औसत? बिल्कुल। इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो ये बहुमत का फैसला है। तीनों जजों के फैसलों का औसत लिया जाता है। ओके। अगर एक जज मॉडल को लगता है कि जवाब में कोई गलती नहीं है, लेकिन बाकी 2 जज कहते हैं कि ये जवाब पूरी तरह बकवास है, यानी रेड है, तो उन दोनों की बात मानी जाएगी। ये तो काफी स्मार्ट है। इससे एक मॉडल का बायस छुप जाएगा। बिल्कुल। इससे किसी एक मॉडल का बायस या उसकी कोई व्यक्तिगत कमी पूरे लीडर बोर्ड के नतीजों पर हावी नहीं हो पाती। मैंने पढ़ा था कि पुराने वर्जन्स में कोई टाई ब्रेक सिस्टम भी था। हाँ, पुराने वर्जन्स में एक टाई ब्रेक सिस्टम होता था, जिसे इस V2 अपडेट में पूरी तरह हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? ताकि निर्णय की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और गणितीय रूप से स्थिर बनाया जा सके। मीन एग्रीगेशन ज्यादा रिलायबल है। और इस पूरी प्रक्रिया के जो नतीजे सामने आते हैं, उन्हें बहुत ही शानदार डेटा विजुअलाइजेशन और चार्ट्स के जरिए व्यूअर में दिखाया गया है। वर्तमान V2 लीडर बोर्ड में कुल 72 अलग-अलग मॉडल और रीजनिंग की पंक्तियां शामिल हैं। 72 रोज, ये डेटासेट बहुत विशाल है। 72 मॉडल्स। ये दिखाता है कि एआई की दुनिया कितनी तेजी से फैल रही है। इन चार्ट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प रुझान देखने को मिलते हैं। जैसे एक चार्ट ये मापता है कि क्या नए मॉडल्स पुराने मॉडल से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। टाइमलाइन के हिसाब से। हाँ, इसमें मॉडल की रिलीज की तारीख और उसके ग्रीन प्रतिशत के बीच का संबंध दिखाया गया है। लेकिन जो चार्ट सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो इस सवाल पर आधारित है कि क्या ज्यादा सोचने से मदद मिलती है? डज थिंकिंग हार्डर हेल्प? एग्जैक्टली। हम जानते हैं कि आजकल रीजनिंग मॉडल्स का बहुत चलन है, जो जवाब देने से पहले ज्यादा टोकन खर्च करते हैं और लंबा समय लेते हैं। तो क्या ये मॉडल्स बकवास को बेहतर तरीके से पकड़ पाते हैं? ये आज के समय का सबसे ज्वलंत प्रश्न है। अक्सर हमारा सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन कहता है कि अगर किसी समस्या पर ज्यादा समय और ऊर्जा लगाई जाए तो नतीजा बेहतर ही होगा। जाहिर सी बात है, इंसान भी ज्यादा सोचेगा तो बेहतर जवाब देगा। यही तो कैच है। मॉडल्स के मामले में ज्यादा कंप्यूट और टोकन्स लगाने से हमेशा बेहतर नतीजा नहीं मिलता। बुलशिट बेंच के डेटा विजुअलाइजेशंस एक बहुत ही अलग कहानी बयां करते हैं। मतलब ज्यादा समय लेना नुकसानदायक हो सकता है। कभी-कभी जब एआई को बहुत ज्यादा सोचने का मौका दिया जाता है तो वो ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। अरे, इंसानों की तरह। बिल्कुल। वो उस गलत आधार वाले सवाल के अंदर भी कोई ना कोई तर्क ढूंढने की कोशिश करने लगता है। जैसा कि हमने पहले स्पेसिफिसिटी ट्रैप के बारे में बात की थी, जहां बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। हाँ, एक रीजनिंग मॉडल उन बारीक और गलत जानकारियों को इतनी गहराई से एनालाइज करने लगता है कि वो खुद को ही कन्विंस कर लेता है कि शायद ये फ्रेमवर्क या ये मेडिकल थ्योरी सच में काम करती होगी। वो खुद को ही बेवकूफ बना लेता है। सही कहा। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी झूठ को बहुत गहराई से तर्क देने लगे तो वो सच लगने लगता है। ठीक यही चीज इन मॉडल्स के साथ होती है। ये तो बहुत ही खतरनाक लूप है। ज्यादा टोकन्स खर्च करने का मतलब हमेशा स्मार्टनेस नहीं होता। कई बार ये एआई को एम्बर या रेड श्रेणी के जाल में और गहराई तक फंसा देता है। 70 मॉडल्स का ये डेटा डेवलपर्स को ये समझने में मदद करता है कि कौन सा आर्किटेक्चर इस जाल से बचने में सबसे सफल रहा है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत इंसाइट है कि ज्यादा सोचना हमेशा फायदेमंद नहीं होता।
अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी खूबी की, और वो है इसका ओपन सोर्स होना। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। बुलशिट बेंच कोई बंद दरवाजों के पीछे की जाने वाली प्राइवेट रिसर्च नहीं है। गिटहब पर मौजूद इस रिपोजिटरी को कम्युनिटी से शानदार रिस्पांस मिला है। इसके पास 463 स्टार्स और 26 फॉक्स हैं। कम्युनिटी का सपोर्ट काफी अच्छा है। अगर हम इसकी तकनीकी संरचना को देखें तो इसमें HTML का 55.4%, पाइथन का 39.8% और शेल स्क्रिप्टिंग का 4.8% उपयोग हुआ है। काफी बैलेंस्ड स्टैक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका उपयोग करना बेहद आसान है। कोई भी व्यक्ति बस अपनी ओपन राउटर API की सेट करके इसे अपने सिस्टम पर चला सकता है। सेटअप बहुत सिंपल रखा गया है। हाँ, दस्तावेजों में बिल्कुल साफ-साफ शेल स्क्रिप्ट कमांड्स दिए गए हैं, जैसे run_end-to-end.sh। इन कमांड्स के जरिए कोई भी पूरा जजिंग पैनल रन कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यह तकनीकी एक्सेसिबिलिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये पारदर्शिता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हर दूसरी कंपनी अपना खुद का AI मॉडल या टूल बना रही है। हर स्टार्टअप AI में घुसा हुआ है। मान लीजिए कोई स्टार्टअप वकीलों के लिए एक AI कॉन्ट्रैक्ट रीडर बना रहा है, या कोई एंटरप्राइज कंपनी अपने इंटरनल डेटाबेस के लिए एक कस्टम मॉडल ट्रेन कर रही है। राइट। वे सिर्फ बड़ी कंपनियों द्वारा पब्लिश किए गए सामान्य बेंचमार्क्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि उनका अपना मॉडल उनके विशिष्ट यूज केस में गलत धारणाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या वो लीगल बकवास को पकड़ पाएगा या नहीं? बिल्कुल। ओपन राउटर API का इस्तेमाल करके और उन आसान शेल स्क्रिप्ट्स को रन करके अब कोई भी स्टार्टअप या इंडिपेंडेंट डेवलपर अपने खुद के कस्टम सवाल इस बेंचमार्क में जोड़ सकता है। हाँ, मतलब वो इसे अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। हाँ, वे अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो उस प्लॉजिबल नॉन एग्जिस्टेंट फ्रेमवर्क वाले जाल में फंसता है या नहीं। ये AI की दुनिया में टूल बिल्डर्स के हाथों में सीधा कंट्रोल देने जैसा है, जो कि जिम्मेदार AI यानी रिस्पॉन्सिबल AI के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम है, बिना किसी शक के। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये है कि एक बेहतरीन और भरोसेमंद AI केवल वो मशीन नहीं है जो दुनिया भर के डेटा को रट कर हर सवाल का कोई ना कोई जवाब गढ़ दे। जवाब गढ़ना आसान है, गलती मानना मुश्किल है। बिल्कुल। एक बेहतरीन AI वो है जो ये कहने का साहस और लॉजिक रखे कि माफ कीजिएगा, ये सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। बुलशिट बेंच ने AI के विकास में सिर्फ ज्ञान को मापने की पुरानी परंपरा को पीछे छोड़ दिया है और उसके साथ साथ विवेक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को मापने का एक बेहद ठोस टूल पेश किया है। हाँ। जो लोग अपने रोजमर्रा के काम में AI पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं उनके लिए ये चर्चा एक बहुत बड़ी सीख है। एक तरह से ये एक वार्निंग भी है। एकदम। ये समझना ही होगा कि AI के आत्मविश्वास को उसकी सटीकता का पैमाना नहीं मान लेना चाहिए। AI पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बहुत बड़ी तकनीकी बकवास भी पेश कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम किसी मशीन को अपना को-पायलट या असिस्टेंट बनाते हैं तो उसकी कमियों और उसके काम करने के तरीके का पता होना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। बुलशिट बेंच जैसे प्रोजेक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की आउटसोर्सिंग किसी मशीन को नहीं कर सकता। वो जिम्मेदारी तो हमारी ही रहेगी। तकनीक चाहे जितनी भी उन्नत हो जाए, एक गलत धारणा को सही मानकर उस पर कोई प्रोजेक्ट या फैसला लेना हमेशा विनाशकारी होगा। इस पूरे डेटा और परीक्षण से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि AI का उपयोग करते समय एक स्वस्थ संदेह है, जिसे हम हेल्दी स्केप्टिसिज्म कहते हैं, बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर चीज को डबल चेक करना चाहिए। अगर कोई कोड या कोई जानकारी पढ़ने में बहुत अधिक सही लग रही है लेकिन उसका आधार आपके अपने पेशेवर ज्ञान से मेल नहीं खाता तो उस पर सवाल उठाना अनिवार्य है। बिल्कुल, अपना खुद का विवेक लगाना सबसे जरूरी है। अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? इस पूरे डीप डाइव में हमने देखा कि AI मॉडल्स को बकवास या गलत धारणाओं को पकड़ने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य यह है कि मॉडल हर गलत सवाल पर स्पष्ट अस्वीकृति दे। हाँ, ग्रीन परसेंटेज बढ़ाए। लेकिन जरा भविष्य की कल्पना कीजिए, अगर हम इन मॉडल्स को बकवास से बचने के लिए इतना ज्यादा सतर्क और सुरक्षित बना देंगे तो क्या एक समय ऐसा आएगा जब AI हर मुश्किल, अजीब या आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव सवाल पर मुझे नहीं पता या ये सवाल गलत है
कहना शुरू कर देगा? ये तो एक बिल्कुल अलग ही रिस्क है। हाँ, क्या हम एआई को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के चक्कर में उसे इतना डरपोक और सीमित तो नहीं बना रहे हैं कि वो अपनी वो क्रिएटिविटी ही खो दे जिसके लिए हमने उसे बनाया था? क्या एक अति सुरक्षित एआई भविष्य में एक उबाऊ और अनुपयोगी मशीन बनकर रह जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, इस बेंचमार्क में एआई की बकवास पकड़ने के लिए जजों के रूप में क्लॉड 4.6, जीपीटी 5.2 और जेमिनी 3.1 जैसे सुपर एडवांस्ड मॉडल्स का उपयोग किया जा रहा है। जी। लेकिन भविष्य में क्या होगा जब कोई नया मॉडल इतनी परिष्कृत और जटिल बकवास उत्पन्न करेगा जिसे ये जज मॉडल भी सच मान बैठेंगे? जब एआई ही एआई का मूल्यांकन कर रहा है तो उस निर्णायक की जांच कौन करेगा जो खुद भ्रमित हो सकता है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में टेक कम्युनिटी को गहराई से विचार करना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस तकनीकी सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।